बांग्लादेश में बीएनपी का जीतना, तारिक रहमान का प्रधानमंत्री पद तय होना असली कहानी नहीं है। हमारे आपके लिए असली कहानी यह है कि भारत की चुनौती इससे कितनी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे सच ये भी है कि इस चुनाव में कोई भी पार्टी जीतती, चुनौती बढ़ने ही वाली थी। मगर अभी इसमें एक राहत की बात है। 18 महीने बाद बांग्लादेश को स्थायी सरकार मिली है, जिसके साथ डिप्लोमेसी बतियाई जा सकती है। कम से कम उम्मीद तो यही है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? बीएनपी की एक तरफा जीत के मायने क्या हैं? भारत तारिक रहमान से कितनी उम्मीदें रख सकता है और बांग्लादेश का भविष्य कैसा दिख रहा है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब एक्सप्लेन करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज कहानी बांग्लादेश चुनाव की। ये तारिक रहमान के एक्स अकाउंट की कवर फोटो है। इसमें एक कोट है, आइए साथ मिलकर बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक और विकसित राष्ट्र बनाते हैं। ऐसा राष्ट्र जहां हर किसी के अधिकारों और आज़ादी की सुरक्षा की जाएगी। तारिक रहमान दिसंबर 2025 में बांग्लादेश लौटे थे। लगभग 18 बरस निर्वासन में रहने के बाद लौटकर उन्होंने एक भाषण दिया, आई हैव अ प्लान। इसमें उनका जोर बांग्लादेश की तरक्की और देश को एकजुट करने पर रहा। लोगों ने उन पर भरोसा किया और उनको सजी सजाई कुर्सी मिल गई। पहली नजर में देखने पर तो यही लगता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है। तारिक रहमान कोई रिफॉर्मर या क्रूसेडर नहीं है। जब उनकी मां खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, तब वो पर्दे के पीछे से सरकार चलाते थे। आरोप लगते हैं कि उनको घूस दिए बिना किसी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं मिलता था। तारिक और उनके भाई ने विदेशी बैंकों में कई अकाउंट्स खुलवाए थे। करप्शन का पैसा उसी में जाता था। 2006 में उनकी सरकार गई, तब जाकर जांच शुरू हो पाई। फिर तारिक को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन 2008 में इलाज के बहाने वो लंदन चले गए। उसके बाद उनकी वापसी सीधे दिसंबर 2025 में हुई। इस दरमियान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, गबन और हिंसा के कई संगीन आरोप लगे। मुकदमा चला, कई मामलों में सजा तक सुनाई गई, लेकिन तारिक लंदन में थे तो सजा नहीं मिली। फिर अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। हसीना भागकर भारत आ गई। उनकी पार्टी अवामी लीग पर बैन लग गया। पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जाने लगा। इससे अवामी लीग का पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल हो गया। जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो बीएनपी के वारे न्यारे हो गए। अवामी लीग के बाद वे सबसे बड़े पॉलिटिकल पावर थे, सो उनकी हैसियत बढ़ने लगी। इसी दौरान चमत्कारी रूप से तारिक रहमान की सजा रद्द होने लगी। एक एक कर उन्हें सभी मामलों से बरी कर दिया गया। जब तारिक के लौटने की बारी आई, तब तक वो पाक साफ घोषित हो चुके थे। दिसंबर 2025 वो महीना था जब चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे। उसी समय उनकी मां खालिदा जिया वेंटिलेटर पर जा चुकी थी। उनके बचने का चांस बहुत कम था। तारिक पहले से उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। दिसंबर में उनकी वापसी के साथ इस पर मुहर भी लग गई। फिर दिसंबर के आखिर में खालिदा जिया का निधन हो गया। इससे सिंपैथी फैक्टर भी तारिक के साथ जुड़ गया। यह उनकी जीत का एक बड़ा कारण बना। गौर से देखा जाए तो तारिक रहमान को सब कुछ सजा सजाया मिला है। पहली बात, तारिक भ्रष्टाचार और हिंसा के मामलों में आरोपी थे। कई केसेस में उनको सजा भी सुनाई जा चुकी थी। भले ही बाद में उनको बरी कर दिया गया हो, लेकिन जिन्होंने उनका दौर करीब से देखा होगा, उन्हें हकीकत मालूम थी। दूसरी बात, तारिक रहमान 18 वर्षों तक निर्वासन में थे। इस दौरान वो पार्टी को कंट्रोल जरूर कर रहे थे, लेकिन वो बांग्लादेश की ग्राउंड रियलिटी से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे। फिर भी उन्हें सरकार बनाने का मौका क्यों मिला? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग पर बैन लगा था। अवामी लीग ने पिछले चुनाव में 300 में से 224 सीटें जीती थी, लेकिन फरवरी 2026 में उसको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उनके किसी लीडर के पास तारिक जैसा बैकग्राउंड नहीं था। एक सिनेरियो ये भी है कि विदेशी ताकतों को सबसे ज्यादा भरोसा तारिक पर रहा होगा। अब सबसे जरूरी बात, भारत के लिए तारिक रहमान की सरकार कैसी हो सकती है? ये सरकार जमात के गठबंधन की तुलना में ज्यादा पॉजिटिव होगी। अभी तक के पैटर्न से ऐसा ही लगता है। एक एक कर समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, जमात खुले तौर पर 1971 के मुक्ति संग्राम को नकारता है। इस लड़ाई में भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, जबकि जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया था। बांग्लादेश बनने के बाद जमात ने अपना नाम और चरित्र बदला, लेकिन उनका पाकिस्तान प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन बीएनपी इस मामले में अलग है। उसके नेता मुक्ति संग्राम का हिस्सा थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी। इस चुनाव में भी बीएनपी ने आज़ादी की लड़ाई का मुद्दा उठाया था और इसको मुद्दा बनाकर जमात की आलोचना भी की थी। पॉइंट नंबर 2, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले में जमात का नाम आता रहा है। जमात शरिया लॉ की वकालत करता है। वो कट्टर इस्लाम की राजनीति करता है। उसके मुताबिक बांग्लादेश में गैर मुस्लिम दोयम दर्जे के हैं। बीएनपी इस टॉपिक पर भी जमात से अलग राय रखती है। वे समावेशी और लोकतांत्रिक बांग्लादेश की बात करते हैं। तारिक रहमान ने अपने पहले भाषण में भी यही बात कही थी। बांग्लादेश में 1.25 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। उनके साथ वहाँ जो कुछ भी होता है, उसका असर भारत की राजनीति पर भी पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, जमात और उसकी सहयोगी पार्टियों ने भारत के साथ तनाव बढ़ाने पर जोर दिया। उनकी पॉलिटिक्स का एक पाया भारत विरोध पर टिका है।
उसके नेता भारत में अशांति फैलाने और भारत को बांटने की धमकी देते रहते हैं। वे मॉब पॉलिटिक्स में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। वहीं बीएनपी सेंसिबल पॉलिटिक्स करती है। उन्हें सरकार चलाने का पुराना अनुभव है। उन्होंने भारत के साथ नॉर्मल रिश्ते रखने की वकालत की है। कॉन्फ्लिक्ट वाले मुद्दों को उन्होंने बैठकर सुलझाने का इशारा भी किया है। लेकिन क्या सब अच्छा ही होने वाला है? क्या बांग्लादेश के साथ संबंध पहले जैसे ही हो जाएंगे? जल्दबाजी में ऐसा मान लेना गलत होगा। भारत बांग्लादेश संबंधों का फ्यूचर 3 बड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर है शेख हसीना का। शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग रखी थी, लेकिन भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच हसीना के ऊपर कई मुकदमे लगाए गए। नवंबर 2025 में कोर्ट ने एक मामले में उनको मौत की सजा भी सुनाई, फिर भी उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजा गया। निर्वासन में रहने के बावजूद शेख हसीना बयान देती रहती हैं। उन्होंने हाल के चुनाव को भी खारिज कर दिया था। इसको लेकर बांग्लादेश असहज रहता है। तारिक रहमान ने अपने मुंह से शेख हसीना को लौटाने की मांग नहीं उठाई है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने इस पर खुलकर बोला है। तारिक रहमान चाहकर भी इस मुद्दे को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जब भी भारत और बांग्लादेश में बात होगी, शेख हसीना का मुद्दा जरूर उठेगा। दूसरा फैक्टर जमात इस्लामी बांग्लादेश। जमात ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें इस चुनाव में जीती हैं। इस बार उनको 68 सीटें मिली हैं। इसका पिछला रिकॉर्ड 18 सीटों का था। इलेक्शन रिजल्ट के सिनेरियो में इस बार वो मेन अपोजिशन बन गई है, लेकिन आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स के लेवल पर उसका झुकाव बीएनपी की तरफ ही है। 2001 से 2006 तक जमात ने बीएनपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया था। तब उसके कैंडिडेट बीएनपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते थे। जिस दौर में बीएनपी कमजोर पड़ गई थी, तब जमात के कैडर ही उसके लिए काम भी करता था। 2024 के तख्तापलट में भी बीएनपी और जमात ने साथ में काम किया। अभी वाला चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़ा था, लेकिन वे अतीत में एक ही थे और भविष्य में भी एक हो सकते हैं। अगर वे दोनों एक नहीं हुए, तब भी जमात बड़ी पॉलिटिकल फोर्स रहेगी। बीएनपी के अंदर एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो जमात का समर्थक रहा है, इसलिए तारिक रहमान की सरकार पर जमात का प्रभाव बना रहेगा। तीसरा फैक्टर पाकिस्तान का है। जब जब बीएनपी सत्ता में आई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से एक बार फिर पाकिस्तान का दखल बढ़ रहा है। अंतरिम सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच डायरेक्ट विमान सेवा शुरू हुई। उनके बीच मिलिट्री डील्स हो रही हैं। पाकिस्तानी मंत्रियों और आर्मी अफसरों का लगातार दौरा हो रहा है। तारिक रहमान इस स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान को शह देने से भारत के साथ बार्गेन करना उनके लिए आसान होगा। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बांग्लादेश इस वक्त साउथ एशिया की हॉट प्रॉपर्टी है। हर ताकतवर देश नई सरकार को लुभाना चाहता है, यानी तारिक रहमान के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। भारत इस सिचुएशन को कैसे नेविगेट करता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चुनाव का नतीजा आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर तारिक रहमान को बधाई दी। फिर उन्होंने उनको फोन भी किया। ये इस बात का इशारा था कि भारत उनके साथ काम करने का इच्छुक है, लेकिन क्या ये मोमेंटम लॉन्ग टर्म में बरकरार रह पाएगा? हमने अभी जो 3 फैक्टर्स बताए, उसमें भारत अपनी जगह कैसे बनाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस नतीजे में बांग्लादेश का कैसा भविष्य दिखता है, ये भी जान लेते हैं। बांग्लादेश को लंबे समय बाद एक स्थायी सरकार मिल रही है, जो कह सकती है कि हमें जनता ने चुनकर भेजा है। लेकिन ये सरकार भी पूरे बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करने का दावा नहीं कर सकती। अवामी लीग के लगभग 30% कोर वोटर्स थे, उन्हें तो अपनी पसंद का नेता चुनने का मौका भी नहीं मिला। जमात का उभार बड़ी चिंता का विषय है। जमात हिंदुओं पर हमले और पाकिस्तान प्रेम के लिए जानी जाती है। इस चुनाव के बाद उसका राजनीतिक वजूद पक्का हो गया है। तारिक रहमान ने सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा देने का वादा किया था। उनकी सरकार जमात को कैसे कंट्रोल करेगी, इस पर काफी हद तक बांग्लादेश की दशा और दिशा तय होगी। बांग्लादेश में अब तक जो भी पार्टी सत्ता में आई, उसने मनमानी से सरकार चलाई, चाहे वो बीएनपी हो या अवामी लीग। अभी तक यही होता आया है कि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को दबा देती थी, उनके नेताओं पर मुकदमे लगा देती थी और उन्हें परेशान करने के लिए नए नए तिकड़म लगाती थी। हर पार्टी ने ऐसा किया है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम होता है। अगर नई सरकार इसी लीग पर चली तो बदलाव की गुंजाइश नहीं बचेगी। उस स्थिति में एक और अराजक सत्ता परिवर्तन का इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता है। आपको बांग्लादेश का भविष्य कैसा दिखता है? क्या तारिक रहमान की सरकार भारत के लिए दोस्ताना साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे मोहित हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।